डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोल कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम समझेंगे मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये आया क्यों होता है, इसको हम पढ़ते क्यों हैं, और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो इसमें हम सॉल्व करेंगे। तो जितना भी आपका पूरा कॉन्सेप्ट है मोल से रिलेटेड, वो सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट पे पहले हम जान लेते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट आया क्यों है, क्यों हम मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। इसका जो सबसे कॉमन रीज़न है मोल कॉन्सेप्ट का, वो है काउंटिंग। हमने काउंटिंग करने के लिए इसको हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास मान लो आपके पास कोई भी सब्सटेंस का वेट दिया है, आगे आपके पास वेट दिया है, आपको ये फाइंड आउट करना है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं। तो एटम और मॉलिक्यूल्स को काउंट करना पॉसिबल नहीं है अगर आप एक एक करके काउंट करोगे, क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स को हम देख ही नहीं सकते हैं। पहली बात तो उनको देखना ही पॉसिबल नहीं है, तो उसको फिर काउंट कैसे करें। तो उसी काउंटिंग के लिए हमने क्या बनाया है, एक मोल कॉन्सेप्ट बनाया है। तो मोल कॉन्सेप्ट हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज हम सेट करते हैं पहले किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए। जैसे आपको पता है 1 मीटर कितना होता है, पहले हमको 1 मीटर की वैल्यू पता नहीं थी, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में क्या होता था 1 मीटर बहुत ही बड़ी वैल्यू थी, कुछ कंट्रीज़ में 1 मीटर बहुत ही छोटा था। तो हमने पहले क्या किया, हमने पहले फिक्स किया कि 1 मीटर कितना होगा। तो वहाँ से हमने ऐसे ही काउंटिंग के लिए हमने पहले फिक्स किया। जैसे मान लो ये हमारे पास 1 मीटर होता है, ये लेंथ हम एज्यूम कर लेते हैं ये 1 मीटर है। तो पहले इसकी वैल्यू फिक्स नहीं थी, जैसे 1 kg की वैल्यू फिक्स नहीं थी कि कितने वेट को हम 1 kg मानेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए पहले हम स्टैंडर्ड वैल्यू सेट करते हैं। तो वैसे ही मोल कॉन्सेप्ट को मतलब किसी भी चीज़ की काउंटिंग करने के लिए, किसी भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स को काउंट करने के लिए हमने क्या किया, पहले स्टैंडर्ड वैल्यू सेट करी, जिसको हम कहते हैं मोल। 1 मोल उसे बोला जाता है। अब हमको ये समझना है कि 1 मोल कैसे ड्राइव होता है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है, पहले हम हाइड्रोजन से कंपेयर करते थे। पहले क्या होता था, क्योंकि हाइड्रोजन को हमने एज अ रेफरेंस माना था, तो हाइड्रोजन से कंपेयर किया जाता था, हर एक एटम का मास, हर एक मॉलिक्यूल का मास। उसके बाद हमने कार्बन में शिफ्ट हो गए। तो कार्बन में शिफ्ट होने के बहुत सारे रीजंस थे, क्योंकि कार्बन बहुत ज़्यादा अबाउंडेंट था, हर जगह मिल जाता है, और ये ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और ना बहुत ही लो रिएक्टिव है। तो बहुत सारे रीजंस थे कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड लेने के लिए। तो हमने क्या किया है, पहली बात तो जैसे आपको पता है कि जो 1 दर्जन होता है, 1 दर्जन का मतलब क्या होता है, 12, ये आपको पता है। वैसे ही आपको ध्यान रखना है, जो 1 मोल होता है, 1 मोल हमारा होता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये नंबर होता है हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23, जैसा आप जानते हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले 1 मोल की वैल्यू फिक्स करी, जो कि आती है एवोगैड्रो नंबर के बराबर। ठीक है, अब इसके बाद आपको कुछ बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है, जिससे आपको मोल कॉन्सेप्ट ध्यान रहेगा। तो हमारे पास आपको पता है 1 मोल किसके बराबर है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर है। तो जो 1 मोल होता है, 1 मोल होता है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। पहली बात तो ये, ठीक है, 1 मोल एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं हर एक एटम या मॉलिक्यूल का वेट के अकॉर्डिंग अगर मैं बताना चाहूँ कि हर एक मोल का वेट कितना होगा या उसका मास कितना होगा, तो उसका मास आता है उसके किसी भी मॉलिक्यूल के मोलर मास के बराबर। मोलर मास, ये आपको ध्यान रखना है। तो मोलर मास हर एक एटम का, हर एक मॉलिक्यूल का अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का जो मोलर मास है, उसके जो मॉलिक्यूल का वेट है वो 2 ग्राम आता है, कार्बन का 12 आता है। ठीक है, वैसे ही, और 1 मोल किसके बराबर होता है, ये मैं किस में बात कर रहा हूँ, मोलर मास, ये मैं बात कर रहा हूँ आपको सॉलिड फॉर्म में, ये ग्राम के फॉर्म में आएगा। ठीक है, मोलर मास यूजुअली हम ग्राम में निकालते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल का जो मास है। और 1 मोल आपको पता होना चाहिए, जो 1 मोल है, साथ में अगर मैं गैसेस फॉर्म में बात करूँ तो यहाँ पे 2 कंडीशन आती है। एक है STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, अभी हम इसको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। और एक आता है हमारे पास NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम क्या करते हैं, किसी भी गैस का अगर हमको वॉल्यूम नापना है, तो अब हमने वेट तो देख लिया कि जो 1 मोल होता है वो मोलर मास के बराबर होता है। ठीक है, वैसे ही उस 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, उस 1 मोल का वॉल्यूम, अब 2 कंडीशन होती है, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है किसी भी गैस का। अगर आप प्रेशर कम कर दोगे गैस एक्सपेंड हो जाती है, अगर आप प्रेशर ज़्यादा कर दो गैस कंप्रेस हो जाएगी। तो वॉल्यूम पहले हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड वैल्यू सेट करेंगे, मतलब एक टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू फिक्स कर देंगे। और वैसे ही 2 अलग अलग केसेस हैं हमारे पास। तो अगर मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ STP में, यहाँ पे जो वॉल्यूम आता है वो है हमारे पास 22.4। कुछ बुक्स में आपको 22.4 मिलेगा, बट एक्चुअल में ये जो वैल्यू आती है ये आती है 22.7। ठीक है, ज़्यादातर बुक्स में आपको 22.4 देखने को मिलेगा, बट जब आप एक्चुअल में कैलकुलेट करोगे, और भी हम आगे डिस्कस करेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, लेकिन एक्चुअल में ये जो एक्चुअल वैल्यू है STP में वो है हमारे पास 22.7, और NTP में ये वैल्यू आती है 24.05।
ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। मतलब अगर आपके पास 1 मोल कोई भी गैस है, इसको समझने की हम इसको समझेंगे कैसे। मान लेते हैं आपका 1 मोल है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है आपके पास। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मोल हाइड्रोजन का वेट कितना होगा, इसका मास कितना होगा, इसके मॉलिक्यूलर वेट, इसके मोलर मास के बराबर, ठीक है। हमको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, तो इसके जो 1 मोल है, इसका 1 मोल होगा 2 ग्राम के बराबर, ये हमको पता है ऑलरेडी। लेकिन इस 1 मोल को अगर आप गैस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, 1 मोल हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना होगा एट STP, तो आप बता सकते हो 22.7 जो एक्चुअल वैल्यू है, बट बुक्स में कई बार 22.4 आपको मिलेगा, एक्चुअल है 22.7। अगर आप बात करें NTP में कि 1 मोल हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना होगा, वो होगा 24.05। ये सारी वैल्यूज़ कैसे आती हैं अभी हम कैलकुलेट करके बताएंगे, ठीक है, वो हमको डिस्कस करनी है फर्दर। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपको इतनी वैल्यू पता है 1 मोल किसके बराबर है, तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ईजिली, किसी भी न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हो। और पूरा मोल कॉन्सेप्ट आपका बेस होता है इसी पार्ट के ऊपर, ठीक है। जैसे 1 मोल मैंने बता दिया एवोगैड्रो नंबर, और 1 मोल किसके बराबर है, मोलर मास, और यहाँ पे वॉल्यूम अगर निकालना है तो 2 कंडीशन है, STP और NTP। इसके नेक्स्ट जैसे एक बहुत ही सिंपल से मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 44 ग्राम ऑफ CO2। आपके पास 44 ग्राम CO2 है, उस पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया मोल कॉन्सेप्ट काउंटिंग के लिए आया, आपके पास 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, आपके पास इसको मान लेते सॉलिडिफाई किया CO2 को, और उसका जो वेट आ रहा है 44 ग्राम आ रहा है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितने मॉलिक्यूल लगेंगे CO2 के, ताकि उन सबका मिला के जो वेट आए वो 44 ग्राम आए। तो हम यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल काउंट कर सकते हैं। तो अभी मैंने बताया आपको कि जो 1 मोल होता है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया इससे पहले, जो 1 मोल है, 1 मोल किसके बराबर होता है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो हमें ये तो नहीं पता कि 44 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, तो पहले आप इसको मोल्स में कन्वर्ट करो। और एक और चीज़ मैं आपको बताई थी, 1 मोल किसके बराबर होता है, मोलर मास के बराबर, ये भी हमने डिस्कस किया अभी जस्ट। तो पहले आप क्या करो, जब भी आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हो, आप यूजुअली उसको कन्वर्ट करो पहले मोल्स में, ठीक है। हमको ये तो नहीं पता कि 44 ग्राम में कितने मोल होंगे, ठीक है, तो पहले आप इसको मोल्स में कन्वर्ट करो। अब आपको ये पता है कि 1 मोल किसके बराबर है, मोलर मास के बराबर है, तो 1 मोल ऑफ CO2, तो 1 मोल CO2 का वेट कितना होगा ये हम निकाल सकते हैं, ये किसके बराबर होगा, इसके मोलर मास के बराबर। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 होता है, 12 प्लस ऑक्सीजन, तो इसमें लिखोगे आप 12 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास होता है हमारे पास 16, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 ये हो गया, तो 12 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 32, इसका आंसर आता है हमारे पास, यह आएगा 44 ग्राम। मतलब हमको यहाँ से ये फाइंड आउट हो गया कि 1 मोल का वेट कितना है, 44 ग्राम है, और यहाँ पे कितना वेट गिवन था, 44 ही था। इसका मतलब अगर मेरे पास 44 ग्राम CO2 है तो वो किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है, और 1 मोल किसके बराबर होता है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। बस हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब 44 ग्राम of CO2 contain 6.022 into 10⁻23 molecule of CO2, ठीक है। मतलब 44 ग्राम CO2 में एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल होते हैं। अगर ये 44 की जगह 88 होता तो 2 मोल होते, और 2 मोल का मतलब इसके डबल होते फिर। तो आपको सीधा यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है। ये पूरा मोल कॉन्सेप्ट यूनिटरी मेथड पे ही बेस है। अगर आपको यूनिटरी मेथड आता है तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर मान लो फर्दर ये पूछा जाता कि 44 ग्राम अगर आपके पास CO2 है, अगर आप इसको STP में लेके जाओ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा। मतलब कि अभी हम STP की फर्दर आगे वैसे हम बात करेंगे STP क्या होता है। तो अभी मैंने बताया कि STP में कितना होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारा आया 44 ग्राम 1 मोल के बराबर है, और 1 मोल में वॉल्यूम कितना होता है, वो होता है हमारे पास 22.7 के बराबर, जो एग्जैक्ट वैल्यू है 22.7। 22.4 कुछ बुक्स में लिखा होता है, बट एग्जैक्ट जो वैल्यू मान के चलते हैं वो 22.7 है। NTP होता तो 24.05 लेते। तो ये हमारा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है जिसमें हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करी और हमारा आंसर आया है। अब थोड़ा ये समझ लेते हैं STP NTP क्या होता है, ये हमको ज़रा डिस्कस करना है। तो अभी हमने जस्ट ये फाइंड आउट किया है, जो 1 मोल है अभी हमने डिस्कस किया, 1 मोल होता है मोलर मास के बराबर, मोलर मास या एटॉमिक मास के बराबर, ठीक है। मोलर जितना भी उसके मॉलिक्यूल्स का जो मास आता है ग्राम में। और अभी हमने एक और चीज़ डिस्कस करी, जो 1 मोल है वो है एवोगैड्रो नंबर के बराबर। अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम काउंट करने हैं तो ये भी हमने डिस्कस किया। तो अगर मुझे फाइंड आउट करना है इसका वॉल्यूम कितना होगा गैसेस में, तो 2 कंडीशन हमारे पास होती हैं। फर्स्ट है हमारे पास STP की फुल फॉर्म होती है हमारे पास
स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एसटीपी में क्या होता है, टेम्परेचर की वैल्यू अगर आप देखोगे, टेम्परेचर हमारा होता है एसटीपी में 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 273 केल्विन के बराबर। और अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर यहाँ पे आता है 1 बार, ठीक है, ये हमारी वैल्यूज़ हैं। तो प्रेशर आ गया 1 बार, और एटीएम में और 1 बार में ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, बट उसको अगर आप ऑलमोस्ट बराबर मानोगे तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये हमारा हो गया एसटीपी। तो इसमें टेम्परेचर 273 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर 1 बार होना चाहिए। तो मान लो आपके पास कोई भी कंटेनर है, इसको समझना कैसे है, मान लेते हैं आपका कंटेनर है, इस कंटेनर का जो अभी आपके पास जो टेम्परेचर है वो है 273 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है 273 केल्विन है, पहली बात। दूसरा, इसका जो प्रेशर है ये हमारे पास 1 बार, आपने इतना किया हुआ है। तो इसके अंदर आप कोई भी गैस अगर एंटर करते हो, कोई भी गैस डालोगे, तो उसका जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो हम ये आगे डिस्कस करेंगे, 22.7 के अराउंड आता है, ठीक है। कुछ बुक्स में 22.4 लिखा होता है। मतलब इसके अंदर आप 1 मोल गैस स्टोर कर सकते हो कोई से भी। जैसे हाइड्रोजन के 1 मोल, अगर मैं हाइड्रोजन गैस की बात करूँ H2, इसके 1 मोल का मास होता है 2 ग्राम, ठीक है, हाइड्रोजन H2। अगर आप सेम कंटेनर लेते हो और सेम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस हैं, मान लेते हैं आपने हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे ले लिया, इसकी जगह मान लेते हैं आपने लिया ऑक्सीजन गैस O2, तो O2 का मास आपको पता है आता है 32 ग्राम, मतलब इसके अंदर आप 32 ग्राम ऑक्सीजन स्टोर कर सकते हो, ठीक है। इससे हमको क्या पता लग रहा है कि O2 32 गुना यहाँ पे, मतलब इससे 16 टाइम्स भारी है, ठीक है, सॉरी 32 टाइम्स भारी है। तो ये हमारा हो गया एसटीपी, टेम्परेचर 273 और प्रेशर 1 बार। अगर मैं इसके बाद बात करूँ एनटीपी क्या होता है, तो एनटीपी में बस यहाँ पे इनकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। इसके नेक्स्ट हमारे पास एनटीपी। एनटीपी का मतलब होता है, इसका अगर मैं फुल फॉर्म लिखूँ, इसका मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब क्या है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो हमारा जैसे रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर याद रखो, रूम टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जैसे हमारा रूम टेम्परेचर मानते हैं लगभग इतना है, तो 20 डिग्री सेल्सियस। इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो इसमें ऐड कर दो 273, केल्विन में कन्वर्ट करते हो जाएगा हमारा 293 केल्विन, ठीक है। तो ये हमारा एनटीपी में टेम्परेचर है, और प्रेशर यहाँ पे होता है 1 atm के बराबर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया एनटीपी। अब यहाँ पे जब आप वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे, तो मैंने आपको बताया कि इस कंडीशन में जो कंटेनर का वॉल्यूम आता है, अगर 1 मोल गैस आपको स्टोर करनी है तो वॉल्यूम आएगा आपका 22.05 लीटर्स, ये हमारा वॉल्यूम आता है, ठीक है। ये एनटीपी है। तो आपके पास जब भी कोई गैस गिवन हो, तो जनरली आपके पास क्वेश्चन में वैल्यूज 2 टाइप की गिवन होती है, या तो वो गैस आपको एसटीपी में पूछा है, आपको हो सकता है किसी भी गैस का वेट दिया हो, आपको उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो। तो वॉल्यूम स्पेसिफिक पहले आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि वो वॉल्यूम एसटीपी में है या फिर एनटीपी में है। एसटीपी में होगा तो मैंने आपको बताया इससे पहले 22.7, अगर एनटीपी में है तो 24.05, ये 2 वैल्यूज़ हैं। तो इसके नेक्स्ट हम मान लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 45.4 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी, कि हमारे पास 45.4 लीटर्स नाइट्रोजन गैस गिवन है, हमको फाइंड आउट करना है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे एट एसटीपी। देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, आपके पास एसटीपी ये जो कंडीशन है फिक्स है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैंने बताया अभी एसटीपी में टेम्परेचर होता है हमारा 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस, और हमारा जो प्रेशर है वो होता है 1 बार के बराबर, ठीक है। ये हमारा टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यूज़ हैं। तो इसके अंदर आपने क्या किया है, हाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना है। तो इसका जो वॉल्यूम है, आपके पास वॉल्यूम गिवन है 45.4 लीटर, ये इसका वॉल्यूम है। आपको ये फाइंड आउट करना है इसमें नाइट्रोजन गैस के कितने मॉलिक्यूल होंगे। तो नाइट्रोजन गैस का मतलब होता है N2, अगर लिखा होता है नाइट्रोजन एटम हम लिखते हैं सिंगल N, नाइट्रोजन गैस का मतलब है N2, क्योंकि ये नेचर में इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे ऑक्सीजन होता है O2, हाइड्रोजन होता है H2, तो ये क्या है, एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो इसको हम N2 मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैस लिखा है। अब इसके नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करना है इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे। तो अगेन ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है। अगर आपको ये नहीं पता इसमें कितने होंगे, हमको ये पता है 1 मोल में कितने होते हैं, ठीक है। हमको ये पता है अगर आपके पास 1 मोल नाइट्रोजन गैस दे दी जाए एट एसटीपी, तो 1 मोल नाइट्रोजन का जो वेट आता है एट एसटीपी वो आता है 22.7 लीटर, ठीक है, ये आपको पता है। अगर आप इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दो, आपका आंसर बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपको पता है 22.7 में 1 मोल होता है, तो इसको आप यूनिटरी मेथड से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आपको करना क्या है,
हमको ये गिवन है, हमको ये ऑलरेडी पता होता है कि 22.7 लीटर अगर हमारे पास नाइट्रोजन है तो इसका जो वेट है, इसका जो हमारे पास ये होता है 1 मोल के बराबर, ये हमको पता है। तो अगर मैं बात करूँ 1 लीटर गैस में कितने मोल आएंगे, तो ये हो जाएगा 1/22.7, यूनिटरी मेथड है। अगर 22.7 में 1 मोल होता है तो 1 लीटर में कितने मोल्स होंगे, 1/22.7। अगर 1 लीटर में इतने मोल होते हैं, ठीक है, ये मोल्स हमारे इस साइड राइट हैंड साइड, अगर 1 लीटर में इतने मोल होते हैं तो 2 लीटर में कितने मोल होंगे, 2 लीटर में होंगे इसका डबल, 1.22.7 मल्टीप्लाइड बाई 2 इसके डबल होंगे। 3 लीटर में पूछा होता इसका ट्रिपल करते। हमको कितने लीटर गिवन है, हमको गिवन है 45.4 लीटर। तो 45.4 लीटर के लिए आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो आपको पता है 1 लीटर में होते हैं 1/22.7 लीटर, 1/22.7 मोल्स। तो अगर आपके पास गिवन है 45.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो इसमें आ जाएगा 1/22.7 मल्टीप्लाइड बाय 45.4, ठीक है। और ये लगभग ऑलमोस्ट ये 2 से डिवाइड होगा, मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। इसका मतलब क्या आ गया, जो 45.4 लीटर है ये किसके बराबर है, ये 2 मोल्स के बराबर है, ठीक है। इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ, नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ से हमको कैंसिल आउट करके क्या आ गया, ये 45.4 ये जस्ट डबल था 22.7 का। अगर ये डबल है तो 45.4 लीटर कंटेन 2 मोल, 2 मोल आए इसके अंदर। तो आपको ओवरऑल कन्वर्ट किस में करना है, एक बार मोल्स में कन्वर्ट कर देना है, आपको सारी वैल्यूज निकल जाती हैं। अब आपको पता है कि 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर जितने, 2 मोल में कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर का डबल। सिंपल सा ही क्वेश्चन है हमारे पास। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में जब एसटीपी गिवन होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है उसमें वॉल्यूम कितना लेना है आपको। अब आपको पता है कि 1 मोल में कितने होते हैं, ये पूरा यूनिटरी मेथड के ऊपर बेस है। 1 मोल इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल, हमारे कितने मॉलिक्यूल्स निकल के आए, ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स। अब हमको पता है 2 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, एवोगैड्रो नंबर का डबल, इस वैल्यू का डबल कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा फर्दर आगे मल्टीप्लाई करते ही 12.044 इंटू 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल्स आ गए हमारे 45.4 लीटर्स में, क्योंकि ये जस्ट डबल था, ठीक है। ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करो, बहुत इजीली आपके मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब इसके नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, अभी हमने देखा काउंटिंग करने के लिए हमारे पास 1 मोल होता है, तो इसलिए इससे पहले हमने क्या किया, एक किसी भी एटम के या मॉलिक्यूल के वेट को मेजर करने के लिए हमने एक यूनिट बनाई जिसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, AMU इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं AMU, ठीक है। ये क्या होता है, तो इसके अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो 1 AMU क्या होता है, पहले हमको ये पता होना चाहिए स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है, ठीक है। एटम या मॉलिक्यूल के मास को कैलकुलेट करने के लिए हम AMU यूज़ करते हैं। जो मोल हमने लगाते हैं, जो हम 1 मोल की वैल्यू अभी हम पढ़ रहे हैं कि जो 1 मोल है एवोगैड्रो नंबर के बराबर है या मोलर मास के बराबर है। जैसे हमको पता है कि 1 मोल अगर आपके पास हाइड्रोजन गैस है, इसका वेट आता है 2 ग्राम, मतलब ये एक हाइड्रोजन का वेट नहीं है 2 ग्राम, ये है 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अगर आपके पास 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो जाके उसका मास आएगा 2 ग्राम। लेकिन अगर मैं बात करूं एक सिंगल हाइड्रोजन का वेट कितना होगा या सिंगल कार्बन का वेट कितना होगा, तो उसे हम कहते हैं, उसको हम बोल सकते हैं एक एटम का वेट या एक मॉलिक्यूल का वेट, ठीक है। तो हमने ये जो AMU सेट किया है, हमको एक पहले रेफरेंस पॉइंट चाहिए था, तो हमने यहाँ पे कार्बन को रेफरेंस माना है। हम कार्बन के वेट से कंपेयर करते हैं बाकियों के वेट्स को। तो हमने क्या किया, कार्बन के 12 पार्ट्स कर दिए, तो उसके एक पार्ट की जो वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं 1 AMU, स्टैंडर्ड यूनिट सेट करने के लिए। जैसा अभी मैंने बताया कि हमको हर चीज़ के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट सेट करनी होती है। मीटर को नापने के लिए पहले हमको एक लेंथ को फिक्स करना था कि इस लेंथ को हम 1 मीटर मानेंगे। तो वैसे ही हमने क्या किया, एक एटम के वेट को नापने के लिए पहले हमको एक स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स करनी होगी, उससे हम कंपेयर करेंगे कि कार्बन का वेट कितना है या हाइड्रोजन का वेट कितना है। जैसे हमको हमारे सामने एक लेंथ दे दी, अगर वो लेंथ 2 मीटर है, मतलब 1 मीटर का ट्वाइस है वो, तो इस तरह से हम कंपेयर करेंगे। पहले एक फिक्स वैल्यू निकालेंगे हम, स्टैंडर्ड यूनिट। तो यहाँ पे जो 1 AMU है पहले इसको फिक्स करना है। तो 1 AMU को डिफाइन किया जाता है 1/12 ऑफ सिंगल कार्बन एटम, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंगल कार्बन एटम लेना है, उसका जो 1/12 होगा, उसका जो मास आएगा वो हम मानते हैं 1 AMU, 1/12 ऑफ सिंगल कार्बन एटम, ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे, पहले मास ऑफ
सिंगल कार्बन एटम निकालेंगे, सिंगल कार्बन एटम, उसका जो भी मास आएगा उसको 1/12 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हमारा एक स्टैंडर्ड पॉइंट सेट हो गया, ये स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स हो जाती है 1 AMU को डिफाइन करने के लिए। तो अब हमको ये देखना है कि एक कार्बन का मास कितना होता है। तो बच्चों को लगता है कि जो एक कार्बन है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि ये 12 ग्राम होता है, बट ये 1 मोल कार्बन एटम का वेट है। मतलब 1 ग्राम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, एक कार्बन का वेट 12 ग्राम नहीं होता, 1 मोल के बराबर होता है। 1 मोल अगर आपके पास कार्बन है, कार्बन के एटम्स हैं, तो जाके 12 ग्राम आएगा। तो पहले आप एक कार्बन का वेट निकालो, ठीक है। तो पहले हम उसको फाइंड आउट करते हैं कि एक कार्बन का वेट कितना होता है, तब आपको समझ आएगा कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है। तो हमको ये पता है कि जो 1 मोल है, अभी हमने देखा 1 मोल किसके बराबर है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। और अभी हमने देखा इसके अलावा जो 1 मोल होता है वो होता है मोलर मास या एटॉमिक मास के बराबर, ठीक है। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है, मतलब 1 मोल कार्बन का जो वेट होगा वो 12 ग्राम आता है। तो जो 12 ग्राम है किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर। और 1 मोल किसके बराबर है, 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब अगर आप इतने एटम ले आओ कार्बन के, उन सबको जोड़ के आप वेट काउंट करोगे, उसका जो वेट मेज़र करोगे, उसका वेट आएगा 12 ग्राम। इसका मतलब 1 मोल कार्बन के एटम्स का वेट होता है 12 ग्राम। इतने सारे एटम्स का मिला के वेट है 12 ग्राम। तो आप लगा सकते हो एक कार्बन एटम का वेट तो कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल होगा ऑलमोस्ट। तो एक सिंगल कार्बन के एटम के पहले हम वेट निकालेंगे, उसके हम 12 पार्ट करेंगे, उसमें से सिंगल पार्ट की वैल्यू आ जाती है 1 AMU। तो इसके नेक्स्ट अब हमको पता है 12 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन का 2 ग्राम होता, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन होता, यहाँ पे हम 14 लेते हैं, हमने कार्बन का रेफरेंस पॉइंट माना है, ठीक है। तो 12 ग्राम कार्बन का में आता है इतने मॉलिक्यूल, ठीक है। जब हमारे पास इतने मॉलिक्यूल होंगे एवोगैड्रो नंबर जितने, तो जाके उनका वेट बनेगा 12, ठीक है। तो 6.022 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स मिला के बनाते हैं 12 ग्राम। तो एक एटम का वेट कितना होगा, 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन, इसका वेट कितना होगा। देखो इतने सारे मॉलिक्यूल मिलके बनाते हैं 12 ग्राम, तो एक कार्बन एटम का वेट कितना हो जाएगा, 12 अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमारे पास आ गया सिंगल एटम का वेट, ठीक है। इसको हम फर्दर आप सॉल्व कर सकते हो या यहाँ पे स्किप कर सकते हो इसको। ये हमको हमारे पास आ गया सिंगल कार्बन एटम का वेट, ठीक है। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो हम इसको फर्दर सॉल्व करके जब हम फाइंड आउट करेंगे इसका आंसर, यहाँ पे है 10⁻23, ये ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻23। तो 1 कार्बन एटम का वेट आया हमारा 12 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻23 अपॉन में 6.022, ठीक है। ये सिंगल कार्बन एटम का वेट है। तो लगभग ये 2 से डिविजिबल होगा, ऑलमोस्ट 2 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लगभग 2 के बराबर, 6 to 12 होता है लगभग। वैसे 0.9 करके कुछ आता है ये, बट लगभग हम मान के चल रहे हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, सिंगल कार्बन एटम का वेट आया। अब इसको हम क्या करेंगे, तो हमारी डेफिनेशन क्या है, 1 AMU क्या होता है, 1/12 ऑफ सिंगल कार्बन एटम। द मास ऑफ सिंगल कार्बन एटम को 1/12 से डिवाइड करो, हमारा आंसर आ जाता है। तो इसके नेक्स्ट है हमारे पास 1/12 ऑफ सिंगल कार्बन एटम, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 2 इंटू 10⁻⁻23। तो इसको क्या करना है, 1/12 से डिवाइड करना है, 2 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइड बाई 12। तो 2 6 12, तो 1/6 ये आ जाएगा, 1/6 इंटू 10⁻⁻23। इसको आप जब फर्दर आगे सॉल्व करोगे तो जो 1 AMU आता है, जब आप इसको फर्दर आगे सॉल्व करके ले जाओगे तो 1 AMU में आपको बता देता हूँ, 1 AMU ये आएगा आपका 0.166 इंटू 10⁻⁻23, ये हमारी वैल्यू है, ठीक है। इसके आगे लिखते हैं एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU उसके बराबर है। इसको यूजुअली अब हम क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं U के बराबर, यूनिफाइड मास। इसको हम यूनिफाइड मास में लेते हैं क्योंकि हम रेफरेंस पॉइंट सेट कर चुके हैं। तो 1 AMU की वैल्यू ये है हमारे पास 0.166 इंटू 10⁻⁻23। और ये 1 AMU किसके बराबर है, कार्बन के एक सिंगल कार्बन के मास को आप 1/12 कर दो, उसको 12 से डिवाइड कर दो, अब जो बचेगा उसको हम क्या मानेंगे, 1 AMU मानते हैं। तो इससे हमने सारी वैल्यूज कैलकुलेट करी है। जैसे हाइड्रोजन का मास क्या है, 1 AMU होता है, कार्बन का मास होता है 12 AMU, नाइट्रोजन का आता है 14 AMU,
ठीक है। उसको जब हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ग्राम में वैल्यू थोड़ा सा कम आती है। जब आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो एक्चुअल वैल्यू से हल्का सा अलग होता है वो। उसका रीज़न क्या होता है, जब भी बॉन्ड्स बनते हैं न्यूक्लियस में, सॉरी बॉन्ड नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब कंबाइन होते हैं तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है, तो इसीलिए वो हमारा एग्जैक्ट ग्राम में कन्वर्ट नहीं हो पाता। ग्राम में वैल्यू थोड़ा सा कम आती है इन सबसे अगर हम कंपेयर करें तो। अब इसके नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि AMU से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन कैसे आएंगे एटॉमिक मास यूनिट से। कैलकुलेट द मास ऑफ 10 नाइट्रोजन एटम इन AMU एंड ग्राम्स। आपके पास 10 नाइट्रोजन एटम है, उसका आपको मास निकालना है AMU में और ग्राम्स में। तो पहले हमको पता है अभी हमने जस्ट क्या फाइंड आउट किया है कि जो कार्बन होता है, कार्बन का मास है 12 AMU, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। वैसे ही जैसे हाइड्रोजन का होता है, सिंगल हाइड्रोजन के वेट की मैं बात कर रहा हूँ, ये हो जाता है 1 AMU। वैसे ही हमको पता है जो नाइट्रोजन का एटम होता है, नाइट्रोजन के एटम का वेट है हमारे पास 14 AMU, ये हमको पता है। तो हमने ये सीधे से हम निकाल सकते हैं कि भाई एक कार्बन एटम का वेट है 14 AMU, तो 10 नाइट्रोजन के एटम का वेट कितना होगा। जैसे हमको पता है 1 नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू 14 AMU। 2 नाइट्रोजन के एटम का वेट कितना होगा, इसका डबल 28 AMU, 3 का इसका ट्रिपल। और क्वेश्चन में कितना है 10 नाइट्रोजन एटम का वेट। फॉर 10 नाइट्रोजन एटम ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 14, जो आएगा फाइनली विच कम्स आउट टू बी 140 AMU। ये हमारे पास है। अगर इसको आपको ग्राम्स में कन्वर्ट करने को पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए 1 AMU की वैल्यू कितनी है, बस उसको हम कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे भी हमने इससे पहले हमने फाइंड आउट किया था, ये हमारा आ चुका है फर्स्ट पार्ट का आंसर कि 10 नाइट्रोजन एटम का वेट होता है 140 AMU। अगर आपको कन्वर्ट करना है इसको ग्राम्स में, देन हमको पता है 1 AMU इज इक्वल टू एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 0.166 इंटू 10 टू की पावर 23 ग्राम। इतना होता है 1 AMU। 1 AMU इतना होता है, 2 AMU होगा इसका डबल और 3 AMU इसका ट्रिपल। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन कितना है 140 AMU, तो हम बता सकते हैं कि 140 AMU इज इक्वल टू 140 मल्टीप्लाइड बाई 0.166 इंटू 10 टू की पावर -23 ग्राम्स। तो आप देख सकते हो 10 नाइट्रोजन एटम का वेट बहुत ही कम आएगा। हमको पता है कि एक नाइट्रोजन एटम हो या 10 हो, उनका वेट बहुत ही कम आएगा ग्राम से कंपेयर करें। इसलिए यहाँ पे पावर कितनी आ रही है 10 टू की पावर -23 में आ रही है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 23.24 इंटू 10 टू की पावर -23 ग्राम्स। तो ये इस तरह से आप इसको AMU में कन्वर्ट कर चुके हो और ग्राम्स में कन्वर्ट कर चुके हो, ठीक है। तो AMU में हमारा आ गया था 140 और ग्राम्स में आया 23.24 इंटू 10 टू की पावर -23 ग्राम्स। अब एक लास्ट हमारे पास जो पॉइंट रह जाता है, जो अभी हमने इससे पहले STP NTP के ऊपर बात करी थी, उसमें अलग अलग वॉल्यूम्स की वैल्यूज़ आ रही थी। तो वैल्यूज़ अलग अलग वैल्यूज़ क्यों आती है वो आपको क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपको खुद से कन्फ्यूजन ना रहे कि कौन सी वैल्यू कब लेनी है। जैसे STP और STP हमने देखा, 2 अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ हैं। आप सबने पढ़ा होगा आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू NRT, ये हम सब जानते हैं। PV इक्वल टू NRT होता है। अगर आपको किसी भी गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम हो जाता है हमारे पास NRT अपॉन P। अगर आपके पास STP कंडीशन है तो उसमें वॉल्यूम कितना आएगा ये आपको ध्यान रखना है। तो STP कंडीशन में क्या होता है, अगर आप 1 मोल गैस की बात कर रहे हो तो N इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। अगर आप R की बात करो, R क्या होता है गैस कॉन्स्टेंट 0.0821। उसके बाद टेम्परेचर आपको पता है हमारे पास होता है, अगर मैं STP की बात कर रहा हूँ एट STP, ठीक है। पहले हम बात करते हैं एट STP पे, ठीक है। तो STP पे जो हमारा टेम्परेचर है वो हमारा है 273 केल्विन और जो हमारा प्रेशर है वो होता है हमारा 1 बार के बराबर, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट करते हो PV इक्वल टू NRT लगा के, तो N हमारा 1 है मल्टीप्लाइड बाई R हमारा होता है गैस कॉन्स्टेंट 0.0821 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर है 273 केल्विन और अपॉन में हमारे पास है प्रेशर हमने लिया है 1 बार, बट यहाँ पे हमको प्रेशर लगता है हम ATM में। तो जो हमारा 1 बार होता है ऑलमोस्ट, अगर आप उसको ATM में कन्वर्ट करोगे तो ये हमारी वैल्यू आती है 0.986 ATM के बराबर, ठीक है। तो अगर आप इसको 0.986 ATM लेते हो, आपका वॉल्यूम आएगा 22.4 लीटर। इसका मतलब है अगर आप 1 मोल गैस को, कोई सी भी गैस हो, अगर वो 1 मोल है, उसको आप उसका वॉल्यूम मेजर करोगे एट STP, उसका वॉल्यूम आएगा 22.7 आएगा, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम आता है फाइनली वो आता है 22.7। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ बुक्स में ये 0.98 को ये अप्रॉक्स 1 मान लेते हैं,
अगर आप इस 0.98 को अप्रॉक्स 1 मानोगे तो आपका जो वॉल्यूम आएगा फाइनली वो आएगा 22.4 लीटर, ठीक है, 22.4 लीटर आता है। लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आपको ध्यान रखिए 22.7 है, बट कुछ बुक्स में ये 22.4 भी गिवन होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्चुअल में कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पे इसको नेगलेक्ट करके 1 मानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये तो था हमारा एसटीपी पे ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो एसटीपी की एक्चुअल वैल्यू है 22.7। अगर मैं बात करूँ एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में क्या होगा, तो वहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इसके नेक्स्ट हम बात करें एट एनटीपी, तो एनटीपी में आपको पता है एन इक्वल टू होता है 1, टेम्परेचर है हमारे पास, मैंने बताया था आपको 20 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब कि ये आता है 293 केल्विन। और तीसरा हमारे पास जो प्रेशर है वो हमारा 1 ATM के बराबर ही होता है, 1 ATM, ठीक है, एनटीपी में। तो 1 मोल हम गैस की बात कर रहे हैं, कोई सी भी गैस अगर 1 मोल है और एनटीपी भी उसका हमको क्या चेक करना है, वॉल्यूम चेक करना है। तो आप देखो उसका जो वॉल्यूम आएगा, अगेन हम क्या कहलाएंगे, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। तो वॉल्यूम जो हमारा हो जाएगा nRT अपॉन P, इस तरह से। अब वॉल्यूम हम मेजर करेंगे, तो वॉल्यूम जब आप मेजर करोगे n की वैल्यू पुट करो 1 मल्टीप्लाइड बाई R गैस कॉन्स्टेंट 0.0821 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर हमारे पास 293 और अपॉन इसका है हमारे पास प्रेशर, और प्रेशर आपको पता ही है ये है हमारे पास 1 ATM। तो यहाँ से जब आप इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से जो वॉल्यूम निकल के आता है वो है हमारे पास, जो फाइनल वॉल्यूम निकल के आएगा एट एनटीपी वो है हमारे पास 22.05 लीटर। ये है हमारी वैल्यूज़। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ निकल के आती हैं, जो एग्जैक्ट वैल्यू मैंने आपको बताई है एट एसटीपी और एनटीपी। अब बस आपको ये ध्यान रखना है कंडीशन कौन सी दी है। अगर आपको पूछा गया है कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम बताओ एट एनटीपी, तो उसका जो वॉल्यूम आएगा 24.05 है। अगर एसटीपी पूछा है तो 22.7 करना है आपको। तो ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, या तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, और ज़्यादा बेटर आप याद रखो ताकि आपकी कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बातें। इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। अब आपको इसकी जब आप प्रैक्टिस करोगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की, तो आपकी ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा कौन सी वैल्यूज़ आपको कब पुट करनी है और कहाँ पुट करनी होती हैं। तो हम बाकी इसके नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम इसके बाद इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उसको भी हम इंक्लूड करने वाले हैं इन वीडियोज़ में, ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाएँ। और हर एक टाइप के मतलब मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं क्वेश्चन आने की, वो हम सारे डिस्कस करेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।